तो सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर में अगर हम लोग को प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, या तो माई एसक्यूएल या तो ओरेकल एसक्यूएल, इस तरह से एसक्यूएल सर्वर कोई भी एक, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना। जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे वो हो गया एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके थ्रू हम लोग डाटाबेस के साथ मैनिपुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। सॉरी, तो माई एसक्यूएल इंस्टॉल को तुम कैसे करोगे, मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल के लिए मैंने यहाँ पे जंप सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, XAMPP। तो तुम लोगों को करना क्या होगा, जस्ट गूगल में जाओ और यू जस्ट टाइप फॉर, गूगल में सर्च करो, XAMPP जंप डाउनलोड, ठीक है। और ये डाउनलोड जंप ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे जाते हुए ये जंप जो है ये अलग अलग इसका वर्जन है, कोई भी एक डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। कोई भी इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे जंप इंस्टॉल हो जाएगा। वंस जंप इंस्टॉल, दैट मीन्स उसके बाद तुमको इस सिस्टम को तुम एज ए एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे, उसके लिए माई एसक्यूएल सर्वर की तरह। तो यहाँ पे जंप के साथ आता है माई एसक्यूएल, ठीक है। तो करना क्या होता है, तुमको जस्ट जंप इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, ये इंस्टॉल करने के बाद ही तुमको मिलेगा जंप कंट्रोल पैनल में जाना है तुमको। ये कब आएगा, आफ्टर यू इंस्टॉल जंप सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी, ओके। जंप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जंप कंट्रोल पैनल को लॉन्च करना। और यहाँ पे देखो, ये जो पहला दो सर्विस है बाय डिफ़ॉल्ट में इस तरह से तुमको ये इस तरह से मिलेगा। अपाचे का भी फिलहाल ज़रूरत नहीं, हम लोग को चाहिए माई एसक्यूएल। तो करना क्या, ये जो माई एसक्यूएल है, ये जो सर्विस है, इसको स्टार्ट कर देना है। तो जब तुम माई एसक्यूएल सर्विस को स्टार्ट करोगे, तुम्हारा सिस्टम एक तरह से माई एसक्यूएल सर्वर एक तरह से सर्वर बन जाएगा, एसक्यूएल सर्वर बन जाएगा, ठीक है। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, सर्विस यहाँ पे रन हो जाएगा। तो दैट मीन्स बस यहाँ तक यही करना है तुमको। ये सिंपल तरीका है एकदम। ऐसे भी तुम और भी तरीका है इसका माई एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन ये आसान तरीका है, ठीक है। तो एक बार मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्वर को लॉन्च कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मुझे इस एसक्यूएल सर्वर को मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। तो एक्सेस कैसे करेंगे, देखो, इसको हम लोग ग्राफिकली भी एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग कमांड सेशन का ही डिस्कस करेंगे, कमांड के थ्रू कैसे इसको एक्सेस करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो भी कमांड यहाँ पे जो भी हम लोग सीखेंगे वो कमांड वाइज कमांड ही सीखेंगे हम लोग, एसक्यूएल कमांड्स को। तो अभी ये क्या है, मेरा ये एक डाटाबेस सर्वर बन गया है, माई एसक्यूएल सर्वर का डाटाबेस सर्वर बन चुका है। इस डाटाबेस सर्वर में हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस क्रिएट करेंगे, डाटाबेस से जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटी है सब कुछ हम लोग एक एक करके करेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को ये दिखा दूँ, यहाँ पे ये जो डाटाबेस तुमने माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया, इसको एक्सेस कैसे करना है, डाटाबेस सर्वर को एक्सेस कैसे करना है। तो दो तरीका है, एक तो हो गया इसको तुम डायरेक्ट ब्राउज़र से भी एक्सेस कर सकते हो, अगला तरीका है इसको हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ कमांड लाइन इंटरफेस में, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको कमांड लाइन इंटरफेस को लॉन्च करना है, मतलब CLI को, कमांड प्रॉम्प्ट को, ठीक है। CMD टाइप करो सर्च में जाते हुए और कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पे तुमको करना क्या है, उस पर्टिकुलर लोकेशन तक तुमको नेविगेट करना होगा, मतलब जहाँ पे तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है। तो वो लोकेशन तुम लोग नोट डाउन कर लेना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लोकेशन तुम्हारा हो गया, C ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर होगा जिसका नाम है जंप। C ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है जिसका नेम क्या है, जंप। CD कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और इस तरह से लिख, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से तुम लोग इसको रिपीट कर लेना, ठीक है। CD जंप एंड एंटर। फिर ये जंप फोल्डर के अंदर और एक, जैसे मैं यहाँ पे तुमको थोड़ा ग्राफिकली दिखा दूँ चीज़ों को, पहले यहाँ पे दिखने समझ में आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो C ड्राइव, ये C ड्राइव हो गया। C ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है जंप XAMPP, ठीक है। C ड्राइव के अंदर, पहले देखो बाद में लिखना है, सब रिकॉर्डिंग है ना। C ड्राइव के अंदर जंप के अंदर एक फ़ोल्डर मिलेगा तुमको माई एसक्यूएल, ठीक है। इसके अंदर एक फ़ोल्डर है बीन, तो हमको यहाँ तक आना है, बीन तक आना है, ठीक है। और यही इसी के अंदर mysql.exe है, इसी को हम लोग को एक्सेस करना है। तो ये मैं काम कमांड से कर रहा हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च कर लो, टाइप करो CD जंप। C ड्राइव में पहले तुम चले जाओ, उसके बाद CD जंप, मतलब जंप फोल्डर के अंदर, जंप के अंदर क्या है, mysql है, एंटर। उसके अंदर क्या है, बीन फोल्डर है, एंटर। अभी इसी के अंदर क्या है, mysql का जो एक्चुअल कमांड तुमको यहीं से तुमको टाइप करना है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्या, mysql। सबसे पहला काम हो गया, डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होना है मुझे। सबसे पहला काम क्या हो गया, मैं डाटाबेस सर्वर के साथ मैं कनेक्ट होना है मुझे। तो मैं लिखूँगा mysql -u, मतलब यूज़र नेम, ठीक है।
उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट में जब तुम जंप इंस्टॉल करते हो और MySQL सर्विस को रन करते हो, तुम्हारा जो डाटाबेस सर्वर यहाँ पे बनता है, उस डाटाबेस सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, ROOT रूट, और पासवर्ड कुछ नहीं रहता है, ब्लैंक रहता है। पासवर्ड क्या रहता है? ब्लैंक रहता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे MySQL -u एन देन यूज़र नेम, मैंने क्या बोला? बाय डिफ़ॉल्ट में यूज़र नेम क्या होता है? रूट। ये तुमको क्रिएट नहीं करना है, तुम मैन्युअली अलग से यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट में रहता है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो MySQL -u मतलब यूज़र नेम एंड रूट एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। और एंटर प्रेस कर देखो, पासवर्ड नहीं मांग रहा क्योंकि पासवर्ड तो मेरा यहाँ पे असाइन नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट में। अगर पासवर्ड असाइन होता तो पासवर्ड भी मांगता है यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट में पासवर्ड असाइन नहीं होता है, ठीक है। हालांकि तुम पासवर्ड मैन्युअली जाके असाइन कर सकते हो, वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट इसका थोड़ा हल्का सा चेंज हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? अभी MySQL लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं? राइट नाउ हम लोग अभी MySQL डाटाबेस सर्वर तक कनेक्ट हो चुके हैं, उसके साथ हम लोग क्या हो चुके हैं? कनेक्ट हो चुके हैं। अभी डाटाबेस सर्वर में तुम्हारा काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होता है कि डाटाबेस सर्वर, ये तो एक डाटाबेस सर्वर है, तो डाटाबेस सर्वर में डाटाबेस होगा, डाटाबेस, ठीक है। अलग अलग तरह का डाटा, अलग अलग डाटाबेस हो सकता है। डाटाबेस सर्वर में क्या होगा? डाटाबेस होगा, और डाटाबेस को हम लोग को यूज़ करना होगा। डाटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ डाटाबेस यहाँ पे पहले से ही बना हुआ रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नया डाटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले तो तुम यहाँ तक पहुँच जाओ, उसके बाद तुमको डाटाबेस MySQL कमांड्स से जुड़ा, MySQL का जो भी कमांड्स है उसको हम लोग यूज़ करेंगे डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहला कमांड तुमको लॉन्च करना है। तुमको पता नहीं है अभी यहाँ पे क्या क्या डाटाबेस है, कौन सा डाटाबेस है। अगर तुमको दिखना है इस डाटाबेस सर्वर में क्या क्या डाटाबेस है, बहुत सारा डाटाबेस यहाँ पे पहले से ही बना हुआ आ जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखने के लिए कमांड हो गया शो, SHOW, और डाटा बेसेस, सॉरी डाटा बेस होगा, सॉरी, हाँ, शो DAT, सॉरी मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, BASE नहीं, डाटा बेसेस, सॉरी, ठीक है। शो डेटाबेसेस, एंटर। तो देखो शो डेटाबेसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब इस डाटाबेस सर्वर में कौन क्या क्या डाटाबेस बना हुआ है, डाटाबेस सर्वर में क्या क्या डाटाबेस बना हुआ है। तो यहाँ पे वो सब डाटाबेस का नेम यहाँ पे शो हो रहा है, ये सब उसका नेम शो हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ मैंने बनाया और कुछ कुछ पहले से ही था, बाय डिफ़ॉल्ट में था, लेकिन वो तो पहले का बात है। अभी हम लोग नया से न्यू डाटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे अभी ये फ्रेश टॉपिक है, हम लोग नया से सीखेंगे। तो डाटाबेस सर्वर में न्यू डाटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड हो गया क्रिएट डेटाबेस। तुमको लिखना पड़ेगा क्या? क्रिएट डेटाबेस। ये पहला कमांड हो गया। डाटाबेस क्या क्या बना हुआ है चेक करने के लिए शो डेटाबेसेस। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है? क्रिएट डेटाबेस। स्पेस देके डाटाबेस का नेम देना है अभी तुमको। ये तो कमांड हो गया, क्रिएट डेटाबेस तुमको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम क्या डाटाबेस बनाना चाहते हो, कौन क्या नाम से, तुम अपने हिसाब से कुछ नाम सोच लो और यहाँ पे असाइन कर दो। जैसे मैंने दे दिया MyDB, ठीक है, MyDB मतलब माई डाटाबेस, समझ लो MyDB, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया। याद रखना यहाँ पे जब भी कोई लाइन लिखोगे उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ता है। एंटर प्रेस कर दिया। क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, इसका मतलब क्या है? ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अगर तुम गलत कमांड डालोगे, समझ लो मैंने कुछ गलत कमांड डाल दिया, ठीक है, मैंने कुछ गलत कमांड डाल दिया इस तरह से, तो इस तरह से एरर आएगा। और अगर कमांड सही से एग्जीक्यूट हुआ तो किस तरह से आएगा? जैसे पहले आया था क्वेरी ओके, उस तरह से आउटपुट आएगा। तो मतलब ये कमांड सही से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने एक डाटाबेस क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। अभी जो डाटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया वो लिस्ट में आया कि नहीं चेक करते हैं हम लोग। तो उसके लिए फिर से वही शो डेटाबेसेस, एंटर प्रेस करेंगे और लिस्ट में देखो वो डाटाबेस है कि नहीं है। MyDB वाला डाटाबेस जो हम लोगों ने बनाया था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करना सीख लिया है। समझ लो कोई डाटाबेस जो तुम्हारा अभी यूज़ में नहीं है उसको तुमको रखना नहीं है, डिलीट कर देना है। तो डाटाबेस को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो डाटाबेस नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमूव डिलीट द डाटाबेस। तो उसके लिए कमांड हो गया ड्रॉप डेटाबेस। किसी भी डाटाबेस को डिलीट करने के लिए कमांड क्या है? ड्रॉप डेटाबेस। और उसके बाद जो डाटाबेस को तुम डिलीट करोगे जो बना हुआ है, जैसे मैंने क्या बनाया है MyDB, उसको मुझे डिलीट करना है तो MyDB मैंने टाइप कर दिया, कॉलन सेमीकोलन देके एंटर प्रेस कर दो,
मतलब ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है और वहाँ से डाटाबेस वो रिमूव हो गया। चलो उसको चेक करने के लिए शो डाटाबेसेस करके देखते हैं। अभी देखो MyDB यहाँ पे है कि नहीं, नहीं है। दैट मीन्स ये डाटाबेस हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, चलो डाटाबेस को फिर से क्रिएट करते हैं क्योंकि हम लोग को आगे जाना है इसके ऊपर। तो डाटाबेस को फिर से क्रिएट करने के लिए उसी नाम से हम डाटाबेस बना लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैंने कमांड गलत है, तो डाटाबेस को मैंने फिर से एक बार क्रिएट कर लिया और चेक करते हैं आया कि नहीं। फिर से एक बार, हाँ ये चेक आ गया, डाटाबेस आ चुका है। क्लियर, कोई डाउट है? अभी डाटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया, मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ, पहले डाटाबेस के सर्वर के साथ कनेक्ट होना है। डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए तुमको यूज़र नेम पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट में पासवर्ड नहीं रहता है इसका, और यूज़र नेम होता है रूट, और उसी डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम से तुम यहाँ पे लॉगिन कर लेना बिना पासवर्ड देते हुए, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे। ठीक है, हालांकि तुम यहाँ पे डाटाबेस सर्वर के लिए अलग सा न्यू यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड क्रिएट करना जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, तो मैं बाद में पासवर्ड कैसे असाइन करते सिखा दूंगा उसको। अभी उसके बाद सेकंड काम क्या हो गया, डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के बाद हम लोग को वहाँ पे एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि सब जैसे तुम कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हो, सब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग डाटाबेस होगा। जैसे तुम कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसके अलग से डाटाबेस होगा, इसका अलग से डाटाबेस होगा। ठीक है, वो तो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डाटाबेस तुम मल्टीपल डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाटाबेस में क्या होता है, डाटाबेस में होता है टेबल। क्या होता है, टेबल। टेबल मतलब वो फिजिकल टेबल नहीं, मतलब ये लॉजिकल टेबल है, टेबल जहाँ पे डाटा स्टोर किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपली तुम लोग को समझाने के लिए, टेबल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लिया। मतलब कुछ इस तरह से होता है कॉन्सेप्ट। जैसे डाटाबेस हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, डाटाबेस में क्या होगा, टेबल होगा, और टेबल में क्या होगा, रो होगा, और रो के अंदर ही तुम्हारा एक्चुअल डाटा होगा। अच्छा देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये टेबल है एक तरह से। ठीक है, ये क्या है, टेबल है। तो हम लोगों को कुछ इस तरह से यहाँ पे लॉजिकली एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डाटाबेस का काम क्या है, डाटा स्टोरेज के लिए, डाटा स्टोरेज, डाटा मैनिपुलेशन के लिए काम होता है। ठीक है, तो डाटा जब वहाँ पे स्टोर किया जाएगा टेबल का फॉर्म में होगा, मतलब कुछ इस तरह का फॉर्म में होगा। तो डाटाबेस में होगा टेबल, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक टेबल। ये क्या है, एक तरह से समझ लो ये एक टेबल है। टेबल का तुम कुछ नाम असाइन कर देना, कुछ भी तुम्हारा नाम से एक टेबल होगा। फिर उस टेबल में क्या होगा, टेबल में होगा कॉलम। टेबल में क्या होगा, कॉलम। तो मैंने यहाँ पे कितना कॉलम लिया, 1 2, मुझे यहाँ पे ये जो मैंने एरो दे के रखा है ये सब क्या है, कॉलम है। तो ये 1 कॉलम, 2 3 4 कॉलम है। हर कॉलम का अपना एक नेम होता है, जैसे ये आईडी कॉलम, ये नेम कॉलम, ये एड्रेस कॉलम, ये और फ़ोन कॉलम। तो हम लोग करना क्या होगा, टेबल क्रिएट करना होगा, किसी नाम से, कोई भी एक नाम से एक टेबल क्रिएट करना है। और उस टेबल में जब टेबल को हम लोग क्रिएट करेंगे, उस टेबल में क्या कॉलम होगा, वो कॉलम हम लोग को डिफाइन करना, मतलब कॉलम का भी नेम देना पड़ेगा हम लोग। तो टेबल में होगा कॉलम, तो कॉलम का नेम होगा। ठीक है, जब हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे उसके साथ साथ उस टेबल में कौन कौन सा कॉलम होगा, उस कॉलम का नेम भी मुझे देना पड़ेगा। तो हालांकि देखो यहाँ पे आईडी कॉलम, नेम कॉलम, एड्रेस कॉलम, फ़ोन कॉलम है। ठीक है, तो हर जो कॉलम होगा, कॉलम का अपना, जैसे आईडी में हमेशा क्या होता है, नंबर होता है। आईडी 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है ना। आईडी हमेशा क्या होता है, जो आईडी में जो डाटा एंट्री होगा, इस कॉलम में जो भी डाटा आएगा वो नंबर टाइप का होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटीजर। आईडी में किस तरह का डाटा आएगा, इंटीजर टाइप का डाटा आएगा, क्योंकि नंबर ही आएगा। आईडी में ABCD कभी नहीं होता है, 1 2 3 होता है। आईडी यूनिक होता है कि नहीं। आईडी क्या होता है, यूनिक, मतलब किसी भी दो यूज़र का, जैसे राहुल और यहाँ पे हो गया राहुल, यहाँ पे हो गया समझ लो कि संजू, दोनों यूज़र का आईडी कभी सेम नहीं हो सकता है, यूनिक होगा। तो जब हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे, उसमें जब आईडी कॉलम को क्रिएट, आईडी नाम से कॉलम क्रिएट करेंगे, उस आईडी को मुझे क्या रखना होगा, यूनिक रखना होगा, ताकि वहाँ पे डुप्लीकेसी ना हो कभी। मतलब नंबर 1 से 2 आईडी कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये मुझे टेबल क्रिएट करने के टाइम ये मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, वो मैं हमने दिखाऊंगा भी करके। उसके बाद सेकंड जो कॉलम होगा वो क्या है, नेम। और नेम में क्या होता है, नेम में कभी तो नंबर नहीं आता है ना, आता है क्या, तो नेम हमेशा कैरेक्टर में आता है। तो नॉर्मली हम लोग जब भी किस तरह से, मतलब आईडी कॉलम का टाइप क्या होगा, इंटीजर। आईडी कॉलम में किस तरह का डाटा टाइप आएगा, इंटीजर टाइप का। और नेम कॉलम में किस तरह का डाटा टाइप आएगा, कैरेक्टर टाइप का। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वेरकर, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। वेरकर मतलब, तो जैसे नेम में क्या होगा,
तो यहाँ पे हम लोग नेम जो कॉलम होगा उसका डाटा टाइप क्या यूज़ करेंगे, डाटा टाइप मतलब उसमें किस टाइप का डाटा आएगा, तो इसमें हम लोग डाटा टाइप क्या यूज़ करेंगे, नेम के लिए वेर कर यूज़ करेंगे, एड्रेस के लिए भी हम लोग वही यूज़ करेंगे। वेर कैर का मतलब क्या होता है कि उसमें कैरेक्टर भी हो सकता है, वेरिएबल कैरेक्टर अलग अलग तरह का, उसमें नंबर भी आ सकता है वेर कैर में, ठीक है। और एड्रेस, एड्रेस में क्या होगा, कभी नंबर भी आ सकता है, एड्रेस में बायलाइन नंबर होता है, ये सब होता है कि नहीं। तो एड्रेस भी हम लोग कौन सा टाइप का यूज़ करेंगे, वेर कैर टाइप का यूज़ करेंगे, वेरिएबल कैरेक्टर। फोन नंबर, फोन नंबर क्या यूज़ करेंगे, उसका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, उसमें कभी कैरेक्टर नहीं आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग कॉलम बनाएंगे, कौन सा कॉलम किस डाटा टाइप का होगा वो हम लोग को डिसाइड करना होगा, क्योंकि वहाँ पे किस तरह का डाटा एंट्री होगा, ठीक है। तो टेबल, टेबल के अंदर होगा टेबल में क्या होगा, कॉलम, और उस कॉलम में क्या होगा, रो होगा। रो जो होगा उसमें एक्चुअल डाटा एंट्री होगा, रो क्रिएट नहीं करना पड़ता है। जब भी कोई डाटा एंट्री होगा अपने आप से एक रो क्रिएट हो जाएगा, रो तुमको मैन्युअली अलग से क्रिएट नहीं करना है, बस हम लोग को कॉलम बनाना है। और जब भी कोई डाटा एंट्री करेंगे टेबल में, वहाँ पे रो अपने आप से बन जाएगा, जितना डाटा एंट्री करेगा उतना नया रो बनता जाएगा। हर रो का अपना एक यूनिक आईडी होगा, ठीक है। आईडी यूनिक रखना होगा हम लोग को, बाय डिफॉल्ट में वो यूनिक नहीं होता, हम लोग को उसको यूनिक बनाना पड़ेगा। तो ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, थोड़ा मैं जल्दी बोल दिया लेकिन आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा है बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम लोग जाएंगे डाटाबेस सर्वर में, जाते हुए यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो टेबल कहाँ बनता है, डाटाबेस में बनता है, इसीलिए पहले डाटाबेस बनाना जरूरी है। डाटाबेस सर्वर तो तुम्हारा पीसी का बात हो रहा है, कौन सा पीसी में डाटाबेस है, तो डाटाबेस सर्वर में डाटाबेस होगा, उसमें टेबल होगा। तो डाटाबेस सर्वर में हम लोगों ने पहले तो कनेक्ट कर लिया -u करके, और उसके बाद डाटाबेस बनाया क्या नाम से, MyDB नाम से। और MyDB डाटाबेस के अंदर अभी हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। चलो टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो डाटाबेस हम लोगों ने बनाया है कौन सा, MyDB, तो उस डाटाबेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा यूज़। क्या लिखना होगा, देखो डाटाबेस, किसी भी डाटाबेस को यहाँ पे बहुत सारा डाटाबेस बना हुआ है, कौन सा तुमको यूज़ करना है, MyDB, सो लिखना पड़ेगा यूज़ MyDB, ये लिखना पड़ेगा, और फिर एंटर, ठीक है। बिना इसको लिखे तुम उस डाटाबेस में कुछ भी मॉडिफिकेशन ला नहीं सकोगे। तो किसी भी डाटाबेस को यूज़ करने के लिए लिखना है यूज़ द डाटाबेस नेम, दैट मीन्स MyDB। सो अभी मैं इस डाटाबेस के अंदर सबसे पहले क्या करूँगा, टेबल क्रिएट करूँगा। चलो मैं एक बार पहले टेबल क्रिएट करने से पहले यहाँ पे टेबल बना हुआ है कि नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा, फिर भी मैं देखता हूँ। तो उसके लिए कमांड क्या, वही शो कमांड ही होता है, शो टेबल, ठीक है। तो शो टेबल्स होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ मेरा स्पेलिंग गलत है ना, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट में ये कमांड है, ठीक है। शो टेबल्स क्या दिखा रहा है, एम्प्टी, मतलब यहाँ पे अभी कोई टेबल बना हुआ नहीं है, खाली है। तो हम लोग टेबल बनाएंगे, न्यू टेबल बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो डाटाबेस को मैंने तो यूज़ कर लिया MyDB, उसके बाद यहाँ पे न्यू टेबल बनाना है। तो न्यू टेबल बनाने के लिए कमांड हो गया क्रिएट टेबल। कमांड क्या है, क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नेम, तुमको क्या नेम देना है, सोचो मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट का एक स्टूडेंट नेम से मुझे एक टेबल बनाना है। और इस टेबल में क्या क्या कॉलम होगा वो मुझे बोलना पड़ेगा ना। अभी इस टेबल में क्या क्या कॉलम होगा, तो ये पैरेंथेसिस के अंदर तुमको लिखना पड़ेगा कॉलम, ठीक है। तो पहला कॉलम मैंने क्या बोला, आईडी होगा, और आईडी मैंने क्या बोला, यूनिक होना चाहिए। आईडी हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक। तो किसी भी कॉलम को, ये तुम्हारा मर्जी है, तुम किसको तुम यूनिक बनाओगे, आईडी को बना सकते हो, नेम बना सकते हो, लेकिन नॉर्मली तो नेम यूनिक नहीं हो सकता है। सेम नेम से डबल एंट्री हो सकता है, सेम एड्रेस से डबल एंट्री हो सकता है, लेकिन आईडी को ही हम लोग यूनिक रखते हैं नॉर्मली। तो आईडी मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, अच्छा उससे पहले मुझे आईडी जो है उसका डाटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। डाटा टाइप क्या होगा, इंट, ठीक है। और उसका साइज़ मतलब वो कितना, मतलब उसमें, मतलब साइज में बाद में तुम लोग समझाऊंगा। पास यहाँ पे जान लो कि अभी मुझे समझ लो कि तुम जब कहीं पे तुम कोई कमेंट पास कर रहे हो या तो कुछ भी तुम मैसेज पास कर रहे हो, वहाँ पे तुम कितना वर्ड लिख सकते हो, कितना कैरेक्टर तुम लिख सकते हो, तुमको एक लिमिट दिया जाए कि नहीं। तो वही बात है। तो यहाँ पे यूनिट का भी हर कॉलम का कितना साइज होगा, मतलब नेम जो होगा वो कितना लंबा तुम लिख सकते हो, ठीक है। जरूर ऐसा नहीं है कि तुम नेम में तुम एकदम हिस्ट्री लिख दो, ऐसा नहीं होता है। एक साइज़ तुमको दिया जाएगा, उसके ऊपर तुम लिख ही नहीं पाओगे। तो वही एक डिफ़ॉल्ट साइज़ देते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने आईडी इंट, तो इंट का मैंने एक साइज़ दे दिया 10, एक्चुअली 10 जरूरत नहीं पड़ता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, कोई बात नहीं। और उसके बाद इसका क्या यूनिक बनाना है मुझे, आईडी नाम से पहला तो हो गया उसका नेम, कॉलम का नेम क्या होगा आईडी, उसके बाद उसका टाइप इंट, और उसके बाद साइज, और उसके बाद इस आईडी कॉलम का मुझे यूनिक बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्राइमरी। क्या लिखना है मुझे, प्राइमरी की, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये क्या होगा, यूनिक रहेगा। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या देना है, नेक्स्ट कॉलम, कॉमा देखे हुए मुझे नेक्स्ट कॉलम का नाम देना है। नेक्स्ट कॉलम का नेम क्या होगा, नेम ही होगा,
नेक्स्ट कॉलम का नेम क्या होगा, नेम होगा, उसका टाइप क्या होगा, वेरकेर होगा, वेरिएबल कैरेक्टर होगा, और इसका भी तुम साइज़ दे दो। तो नेम जो होगा उसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देना, क्योंकि नेम बड़ा हो सकता है, मैंने इसको 50 कर दिया, ठीक है। फिर क्या आएगा, एड्रेस कौन सा नाम से आएगा, कॉलम एड्रेस, इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप भी मैंने क्या रखा, वेरकेर रखा, इसका भी तुम साइज़ दे दो, इसका थोड़ा साइज़ ज़्यादा बढ़ा देना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंट्री हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कॉमा देते हुए फिर नेक्स्ट कॉलम के लिए, नेक्स्ट कॉलम क्या मैंने रखा, फ़ोन, इसका टाइप क्या होगा, इंट होगा, और इसका साइज़ भी तुम थोड़ा दे देना यहाँ पे, तो फ़ोन 10 डिजिट तक काफ़ी नहीं है, ओके। तो ये देने के बाद तुम यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पे एक सेकंड, कुछ एरर हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। तो मेरा एरर गलत कहाँ पे होता है, मैंने ये जो एक पैरेंथेसिस है इसको शुरू का जो है यहाँ पे शुरू किया था, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो अभी फिर से मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो क्वेरी ओके, मतलब वन टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड, एक टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो फिर से मैं वो शो टेबल वाला कमांड लगाता हूँ चेक करने के लिए मेरा यहाँ पे टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। पहले तो एम्प्टी सेट आया था, अभी एंटर प्रेस करके देखो वो टेबल का नेम यहाँ पे शो हो रहा है, दैट मीन्स एक टेबल यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। टेबल से जुड़ा हुआ इसका स्ट्रक्चर समझ लो, मैंने क्रिएट तो कर लिया, अभी तुमको इसका स्ट्रक्चर कैसे तुमको दिखना है वो तो क्रिएट पहले ही कर लिया, बाद में तुमको दिखना पड़ता है कभी कभी टेबल का स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए तुमको यहाँ पे लिख सकते हो DSC, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब ठीक है। और टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, मतलब उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तुमको यहाँ पे पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर दिखा देगा वो, समझ में आ रहा है ना। जैसे टेबल में क्या क्या फील्ड है, वो सब का टाइप क्या है, कौन सा किस कैटेगरी का जो भी है लिखा हुआ है यहाँ पे, एकदम आईडी जो है प्राइमरी है, ये सब कुछ यहाँ पे तुमको मतलब समझ में आ जाएगा कौन सा टेबल में क्या क्या कॉलम तुमने बनाया है, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली टेबल को बनाना सीख लिया है। तो वंस यू क्रिएट अ टेबल यू कैन डिलीट द टेबल ऑल्सो, तुम इसको डिलीट भी अगर जरूरत नहीं तो इसको डिलीट कर सकते हो, जैसे मैंने डाटाबेस को डिलीट किया था उस तरह से तुम टेबल को भी डिलीट कर सकते हो। कमांड वही है, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, एंड बस एंटर प्रेस कर दो, ये टेबल अभी डिलीट हो चुका है। चेक करना है, शो टेबल करके देखो, तो देखो अभी क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है ना, वैकेंसी निकला है क्या, अच्छा शो टेबल्स, तो फिर से एम्प्टी सेट आ गया ना, मतलब टेबल डिलीट हो चुका है। तो चलो टेबल को हम लोग फिर से रिक्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसका बाद में हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है, टेबल से जुड़ा हुआ बहुत सारा बातें। तो यहाँ पे उसी कमांड को एक बार रिपीट कर लेते हैं, और ये हम लोगों ने टेबल को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो टेबल हम लोगों ने क्रिएट करना सीख लिया, टेबल को डिलीट करना भी सीख लिया, ठीक है। अभी टेबल से जुड़ा हुआ और कुछ बातें समझते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, मतलब मैंने टेबल को तो क्रिएट तो कर लिया, अभी टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, ठीक है। तो टेबल कौन सा है, स्टूडेंट टेबल, इसको हम लोग DESC करके देखते हैं, स्टूडेंट। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर हो गया, समझ लो मुझे यहाँ पे और एक कॉलम ऐड करना है, मैंने टेबल बना लिया लेकिन मुझे बाद में ज़रूरत पड़ा कि मुझे यहाँ पे और एक कॉलम ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए कमांड, इस बार हम लोग टेबल को क्रिएट नहीं मॉडिफाई करेंगे, ऑल्टर करेंगे, चेंज करेंगे। तो उसके लिए कमांड होगा ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। जब भी किसी टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन लाना हो कमांड होगा ऑल्टर टेबल एंड देन टेबल नेम, एंड उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, ऐड लिखेंगे, ठीक है। क्या ऐड करना है, कॉलम, कॉलम का नेम क्या होगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे और एक कॉलम ऐड करना है, जैसे मैंने दे दिया एज, एज से मुझे और एक कॉलम ऐड करना है एज नाम से, और इस कॉलम का डाटा टाइप में क्या चाहता हूँ, इंट होगा, क्योंकि एज का तो इंट ही होगा, और उसका साइज तुम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 5, ठीक है। और सेमीकोलन देते हुए एंटर प्रेस करो, तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया। अभी ऐड हुआ कि नहीं कैसे समझ में आएगा, DESC करके देखो, और यहाँ पे देखो एज नाम से एक कॉलम आ चुका है, ठीक है ना। तो ये हो गया टेबल में कॉलम ऐड करने के लिए। अभी समझ लो जो कॉलम मैंने वहाँ पे ऐड किया उसको मुझे चाहिए नहीं, वो ज़रूरत का नहीं है, उसको मुझे डिलीट कर देना है, ठीक है। तो कैसे डिलीट करेंगे, डिलीट करने के लिए फिर से वही लिखेंगे ऑल्टर टेबल। तो डिलीट करना भी एक तरह से टेबल को ऑल्टर करना होता है। नेम क्या है, स्टूडेंट, और उसके बाद इस बार लिखेंगे ड्रॉप, इस बार क्या लिखेंगे, क्योंकि टेबल कॉलम को डिलीट कर देना है, इस बार लिखेंगे ड्रॉप एंड लिखेंगे कॉलम लिखना पड़ेगा, उसके बाद कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, एज, एंड देन एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कॉलम मैंने बनाया था एक्स्ट्रा उसको मैंने फिर से डिलीट भी कर दिया। चेक करके देखते हैं डिलीट हुआ कि नहीं, DESC करके देखो ये कॉलम वहाँ से हट गया। तो ठीक है, कॉलम को फिर से एक बार एंट्री करते हैं हम लोग, एंड फिर से एक बार चेक करते हैं आया कि नहीं, कॉलम आ गया। अभी समझ लो इस कॉलम में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, इसका डाटा टाइप को चेंज करना है, इंट से मुझे इसको वेरकर बनाना है।
एक्चुअली एज तो वेरकर होगा नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर कॉलम का डाटा टाइप मुझे चेंज करना है तो कैसे करूँगा, तो फिर से मुझे लिखना है ऑल्टर टेबल और उसके बाद टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, वही स्टूडेंट, ठीक है। और इस बार मुझे क्या लिखना है, मॉडिफाई लिखना है यहाँ पे, मॉडिफाई। और फिर मैं कॉलम का नेम लिखूँगा। कॉलम का नेम क्या है, मॉडिफाई कॉलम लिखते हुए कॉलम का नेम क्या होगा, एज, है कि नहीं। और डाटा टाइप पहले इंट था, इस बार मैं इसको करता हूँ वेरकर। समझ में आ रहा है बात। और इसका साइज़ तुमको जो भी देना है यहाँ पे दे देना। और ये अभी क्या हो गया, इस कॉलम को मैंने मॉडिफाई कर दिया, मतलब इसका पहले डाटा टाइप इंट था, अभी हम लोग फिर से चेक करके देखते हैं, अभी डाटा टाइप क्या हो, इसका हो गया वेरकर हो गया। समझ में आया बात। तो कॉलम से जुड़ा हुआ, टेबल से जुड़ा हुआ ये सब बातें।